चुनाव के ठीक पहले किसी भी दल या सरकार में बड़ा बदलाव थोड़ा नुकसानदायक माना जाता रहा है। आशंका होती है कि बड़े कद के नेता अगर नाराज हो गए तो मतदाताओं के पार्टी से छिटकने का खतरा होता है। यही कारण है कि कोई भी सरकार, राजनीतिक दल चुनावों से पहले बड़ा बदलाव करने से बचती है। लेकिन राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे ठीक उलट रास्ता अपनाया। छत्तीसगढ़, राजस्थान के दिग्गजों में जैसे कि रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया ही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी सरकार से बाहर हैं, जो 18 साल से राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। इस चुनाव को जिताने में उनकी भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल वो नजरअंदाज किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हटाने का क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, विशेषकर ये देखते हुए कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा में ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने गृह क्षेत्र के 17 उन सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने में कोई कमी नहीं रखी, जहां की मतदाताओं पर उनकी बहुत भारी गहरी पकड़ थी। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान को देखें तो चुनाव के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि वो साथ देंगे जो उनका साथ देगा। उनका इशारा पीएम मोदी से जोड़कर भी देखा गया था उस वक्त, और माना यह भी जा रहा था कि इसके जरिए उन्होंने पीएम को संदेश देने की कोशिश की है कि यदि वो उनका साथ देंगे तो विधानसभा चुनाव में वो जीत कर दिखाएंगे और बाद में लोकसभा चुनाव में भी उन्हें 29 सीटें जीत कर दिखाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। बहरहाल अब ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती। मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने तक उनकी ये कोशिश जारी रही, जो अंततः निष्फल साबित हुई। हालांकि वो बाहर जरूर हो गए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण हो रहा था उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान बाहर निकले तो उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में जिस तरीके से नजर आई, वो कार से लोगों से अभिनंदन लोगों का स्वीकार करते हुए दिखाई पड़े। लोगों ने मामा मामा कहकर उनको बुलाया। उस वक्त भी खूब सारी मीडिया रिपोर्ट्स बनी कि सत्ता से बाहर तो हो गए हैं लेकिन मामा का जलवा बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम इस रिपोर्ट में बताना चाहते हैं कि क्या ये एक्सपेरिमेंट जो कि बीजेपी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, आप जो भी कह लीजिए, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि आप बड़े चेहरों को सीधे सीधे दरकिनार कर रहे हैं उन जगहों पर जो कि हिंदी बेल्ट के महत्वपूर्ण राज्य हैं। अब समझने की बात यह है कि क्या बीजेपी के ये जो छत्रप हैं, जो कि साइडलाइन है, अब लोकसभा में भीतरघात करेंगे या कर सकते हैं? क्या इससे बीजेपी को चुनावी नुकसान हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हो भी सकता है। एक पक्ष ये भी मानता है कि ये वो ईमानदार, वफादार नेता हैं जो कि इस तरह की कोई हरकतें नहीं करेंगे। इधर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि बीजेपी ने यह दाव कोई पहली बार नहीं खेला। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में पार्टी के जीतने के बाद मजबूत और कद्दावर छवि के नेताओं को चुनने के बजाय कमजोर छवि के मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। प्रश्न ये भी है कि बीजेपी इस तरह के बिल्कुल अनजान चेहरों को राज्य के मुख्यमंत्री जैसे अहम ओहदों पर आखिर क्यों बैठा रही है? कर्नाटक, हिमाचल में पार्टी की हार के पीछे वहां पर मजबूत स्थानीय नेता के न होने को अहम कारण बताया गया था। इसके बाद भी बीजेपी मजबूत स्थानीय नेतृत्व विकसित करके रणनीति पर आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? राजनीतिक विश्लेषक यही जानने में लगे हैं। इधर वैचारिक आधार पर मतदाताओं का जो विभाजन है वो एक बार अगर देखा जाए तो दिखाई पड़ सकता है। CSDS के संजय कुमार ने कहा कि मतदाताओं की कई श्रेणियां होती हैं। कुछ मतदाता पार्टी को, कुछ बड़े नेता को, कुछ स्थानीय नेता उम्मीदवार को, तो कुछ तत्कालीन कारणों से प्रभावित होकर अपना वोट करते हैं। CSDS जो कि एग्जिट पोल के लिए आंकड़े जुटाती है, वैचारिक आधार पर किसी पार्टी से जुड़ने वाले मतदाताओं की संख्या अलग अलग चुनाव में 10 से 15% के करीब हो सकती है। ये बात भी ये कहते दिखाई पड़े। इन्होंने ये भी कहा कि लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि अब वैचारिक आधार पर किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। अब ये हिस्सा 20 से 30% तक हो गया है। ये बदलाव दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने बड़े चेहरों पर दाव क्यों नहीं लगाया, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन एक बात सत्य है कि उसके वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी चुनाव में हार के बाद भी उसका मत प्रतिशत एक सीमा से नीचे न आने की वजह से जो एक आधार है वो व्यवस्थित है। संभवतः ये एक कारण हो सकता है कि पार्टियां अपनी वैचारिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करती दिखाई पड़ सकती हैं। वैचारिक आधार पर ज्यादा प्रतिबद्ध मतदाताओं के होने से पार्टियों को किसी नेता के बागी होने से होने वाले नुकसान से बचने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह के मतदाताओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी नीति बनाकर उन्हें अपने साथ जोड़ना ज्यादा आसान होता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल अपनी वैचारिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बीजेपी की राजनीति को नए चश्मे से अब देखने की जरूरत है, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि किसी बड़े कद के नेता को हटाने से पहले पार्टी को नुकसान होगा। यदि बीजेपी को समझना है तो उसकी नई मापदंड, नई राजनीतिक जो तैयारी है उसको नए मापदंड से देखना होगा, नए चश्मे से देखना होगा। उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब वो स्वयं कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन अपने काम से उन्होंने स्वयं को सिद्ध किया। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी बने तब उनकी आर्थिक वैदेशिक समझ को लेकर टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी समझ बूझ से स्वयं को दुनिया में सबसे बड़े राजनेताओं में शामिल कर लिया। संभवतः यही कारण है कि मोदी संगठन में बेहतर काम करने वाले सामान्य लोगों को अवसर दे रहा है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही चेहरे बेहतर परिणाम दे रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बनने के पहले इतने बड़े छवि के नेता नहीं थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे मजबूत छवि के नेताओं में गिने जाते हैं। अमित शाह भी गुजरात के गृह मंत्री बनने से पहले बड़े नेता नहीं थे, लेकिन पद मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी रणनीति पर चलकर बड़े नेता पैदा कर रही है। पार्टी की इस सोच को समझना होगा। अब समझिए कि जो राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है कि बड़े चेहरों को हटाने का दरअसल कारण क्या है। अवधेश कुमार बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक का विश्लेषण करते हैं। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक, बीजेपी की हार में ये बात साफ देखी गई है कि वहां स्थानीय नेताओं में नेतृत्व के अवसर को लेकर लड़ाई थी। जिसे अवसर नहीं मिलता था वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने लगता था। संभवतः इस नुकसान को देखते हुए ही पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी को चेहरा नहीं बनाया। इसका परिणाम हुआ कि सबने जोर लगाया और पार्टी को शानदार जीत मिली, जिस एक्सपेरिमेंट की बात कही जा रही थी चुनाव से पहले भी। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, अवधेश कुमार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मतदान का सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि कमजोर राज्यों में भी पीएम मोदी की छवि के कारण बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि इन चेहरों को हटाने के कारण बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान होगा। बहरहाल इसमें कोई संदेह नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट है कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़े छत्रपों को दरकिनार कर दिया जाए। ये एक बैलेंस रिस्क भी होता है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि जब बड़ा चुनाव कोई होता है तो उससे पहले छत्रपों के साथ छेड़छाड़ सामान्य तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती हैं, लेकिन बीजेपी ने ये एक शोध किया है, प्रयोग किया है। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, ये आकलन तो लोकसभा चुनाव के बाद का है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी को अब नए चश्मे से देखना होगा। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि अब एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है और वो दिन अब लद गए कि बड़े नेता को अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो उससे नुकसान होगा। ये रिस्क 50-50 कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अब बीजेपी लेने लगी है, या यूं कहें कि बीजेपी ने ही इसकी शुरुआत की है एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। बहरहाल इसका फायदा नुकसान लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन नो डाउट कि बीजेपी का ये कैलकुलेटेड रिस्क दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।